मॉर्निंग फ्रेंड, संविदा शिक्षक क्लासेस टीम आपका स्वागत करती है। यह जो वीडियो है वो बाल विकास को लेकर के है। इससे पहले हम बता देना चाहते हैं कि आप घर बैठे भी तैयारी कर सकते हैं संविदा शिक्षक क्लासेस यूट्यूब चैनल पर उपलब्ध वीडियो के माध्यम से। आप हमारे वीडियो की ज़्यादा जानकारी के लिए हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर। बाल विकास के अंतर्गत आज हम पढ़ेंगे बाल विकास की अवधारणा एवं इसका अधिगम से संबंध। सबसे पहले इसमें हम पढ़ेंगे विकास के विभिन्न पहलू, फिर पढ़ेंगे विकास की विभिन्न अवस्थाएं, फिर पढ़ेंगे किशोरावस्था की विलक्षणता एवं उनका मनोविज्ञान, फिर विकास की अवधारणा का अधिगम से संबंध। शिक्षा मनोविज्ञान का उद्देश्य बालक के व्यवहार में मनोवैज्ञानिक ढंग से किस प्रकार परिवर्तन लाया जाए, इस बात पर विचार करना है। व्यवहार परिवर्तन का आशय है कि बालक जिन बातों को नहीं जानता उन्हें जाने और अपने जीवन में ढाले। जानने का ही दूसरा नाम अधिगम है और अधिगम को आयु, योनि, बुद्धि, परिस्थितियाँ आदि अनेक तत्व प्रभावित करते हैं। शिक्षक को इन सभी बातों को जानना आवश्यक है। अब हम देखते हैं विकास के विभिन्न पहलू। बच्चा जब जन्म लेता है तो उसका विकास कैसे होता है या किन बिंदुओं के आधार पर होता है, उन पहलुओं को हम देखते हैं कि प्रत्येक व्यक्ति के विकास, चाहे उसका विकास कम हो या अधिक हो, उसके विभिन्न पहलू होते हैं। सबसे पहले हम देखते हैं शारीरिक विकास, फिर देखते हैं बौद्धिक विकास, फिर स्नायुविक विकास, फिर भाषाई विकास, फिर मानसिक विकास, संवेगात्मक विकास, सामाजिक विकास, नैतिक विकास, धार्मिक एवं सांस्कृतिक विकास और आध्यात्मिक विकास। वृद्धि की भांति विकास किसी निश्चित सीमा तक नहीं होता, अपितु किसी न किसी दिशा में अनवरत रूप से चलता ही रहता है। उदाहरण के लिए वृद्धावस्था में मनुष्य की शारीरिक वृद्धि तो रुक जाती है, परंतु उसका सामाजिक और संवेगात्मक विकास होता ही रहता है। वृद्धावस्था में क्या है, मनुष्य की शारीरिक वृद्धि तो रुक जाती है, मनुष्य जो है उसकी शारीरिक वृद्धि रुक जाती है, लेकिन उसका सामाजिक और संवेगात्मक, उसका जो सामाजिक विकास है, उसकी जो संवेगात्मक जो भावनाएं हैं, उनका विकास निरंतर होता ही रहता है। जिस प्रकार हमने शारीरिक एवं बौद्धिक विकास के संबंध में विचार किया था, ठीक उसी प्रकार विकास के विभिन्न पहलू सामाजिक, संवेगात्मक आदि सभी परस्पर संबंध होते हैं। उन्हें एक दूसरे से पृथक नहीं किया जा सकता। उदाहरण के लिए जिस व्यक्ति का संवेगात्मक विकास उचित दिशा में नहीं होता है, अर्थात जिसमें ईर्ष्या, क्रोध आदि हेय संवेगों का प्राधान्य है, उसका सामाजिक विकास भी अवरुद्ध हो जाता है। मित्रों, जिस व्यक्ति का संवेगात्मक विकास उचित दिशा में नहीं होता, अर्थात जिसकी भावनाएं, जिसके विचार अच्छे नहीं होते, जो ईर्ष्या, क्रोध आदि संवेगों से परिपूर्ण होता है, उसका सामाजिक विकास भी अवरुद्ध हो जाता है। कभी कभी एक दिशा में विकास होता है तो कभी दूसरी दिशा में ह्रास भी हो जाता है। संभव है इस दिशा में दोनों के विकास का पारस्परिक संबंध ऋणात्मक होगा। सभी प्रकार के विकास किसी न किसी रूप में एक दूसरे को प्रभावित करते हैं और परस्पर संबंध भी होते हैं। हमने देखा होगा कि जब हमारा या हमें क्रोध आता है या क्रोध की भावना संवेगात्मक रूप में आती है, तो हम कुछ भी करने को तत्पर रहते हैं, तो इससे कुछ अनिष्ट भी हो जाता है, तो हमारा निश्चित ही सामाजिक विकास अवरुद्ध हो जाता है और हम अपने विकास की सीढ़ी में कहीं ना कहीं रुक जाते हैं। सामान्यतः यह देखा गया है कि जिन बच्चों का मानसिक विकास जितना अधिक होगा,
उनका शारीरिक विकास उतना ही अधिक अवरुद्ध हो जाएगा। आपने भी देखा होगा कि समाज में जो व्यक्ति शरीर से हष्ट-पुष्ट होगा वह मानसिक रूप से कमज़ोर होगा, और जो मानसिक रूप से प्रबल होगा उसका शारीरिक रूप से वह कमज़ोर होगा। इसका मूल कारण यह है कि ज्यों ज्यों बच्चे मानसिक कार्यों में उलझते हैं त्यों त्यों उन्हें शारीरिक कार्य करने के लिए कम अवसर मिलता है, परिणामतः उनका शारीरिक विकास नहीं होता। इसके विपरीत मंदबुद्धि बालकों का विकास शारीरिक दृष्टि से अधिक होता है और मानसिक दृष्टि से कम। आपने देखा होगा कि कोई बुद्धिमान व्यक्ति है तो वह बुद्धिमान कैसे बना, उसे बुद्धिमान बनने के लिए कितनी मेहनत करनी पड़ी, तो उसने मानसिक उपलब्धि प्राप्त करने के लिए शारीरिक विकास को नहीं देखा, उसने मानसिक विकास को देखा, इसलिए वह बुद्धिमान बन गया। और जो व्यक्ति शारीरिक रूप से हष्ट-पुष्ट है उसने मानसिक कार्यों में ज़्यादा प्रभावना नहीं की या मानसिक कार्यों को ज़्यादा प्रबल नहीं होने दिया, तो उसने शारीरिक विकास के ऊपर ज़्यादा ध्यान दिया, तो उसका शारीरिक विकास होता है। और जो व्यक्ति बुद्धिमान है उसका मानसिक विकास होता है, उसका शारीरिक विकास अवरुद्ध हो जाता है। तो दोनों ही स्थितियाँ विपरीत हैं। व्यक्तिक विभिन्नताओं में हमने यही देखा है कि व्यक्तिक भेदों के मूलतः दो ही कारण हैं। पहले तो बच्चे आनुवंशिक दृष्टि से एक दूसरे से भिन्न होते हैं। सारे बच्चे आनुवंशिक दृष्टि से एक दूसरे से होते हैं। प्रत्येक बच्चा अपनी अलग अलग पहचान रखता है, अलग अलग अनूठी विशेषताएं सारे बच्चों में होती हैं। पहले तो बच्चे आनुवंशिक दृष्टि से एक दूसरे से भिन्न अलग अलग होते हैं। दूसरे वातावरणीय प्रभाव भी उन्हें एक दूसरे से अलग अलग कर देते हैं। बच्चा जिस परिस्थिति में पैदा होता है, जिस वातावरण में पैदा होता है, जिस वातावरण में उसका पालन पोषण किया जाता है, उस वातावरण का प्रभाव बच्चे के ऊपर निश्चित ही पड़ता है, क्योंकि उनका विकास शारीरिक, सामाजिक और संवेगात्मक आदि सभी परिस्थितियों में होता है। सभी दृष्टियों से सर्वथा समान नहीं होता। जिस प्रकार सभी बच्चों के विकास की गति समान नहीं होती, ठीक उसी प्रकार एक ही बालक या व्यक्ति के व्यक्तित्व के विकास के जितने पहलू हैं उनका विकास भी समान गति से नहीं होता। हम देखें कि किसी बालक के सामाजिक विकास की जो गति होगी, ठीक वही गति संवेगात्मक विकास की भी हो, यह बिल्कुल आवश्यक नहीं है। हम कभी कभी देखते हैं कि हमारी रुचि संस्कृत पढ़ने में ज़्यादा है और बाल विकास पढ़ने में कम है, तो निश्चित ही संस्कृत में हम अच्छे अंक प्राप्त करेंगे और बाल विकास में कम। उसी प्रकार कोई भी बालक सामाजिक विकास की गति उसकी तेज हो सकती है एवं संवेगात्मक विकास की गति कम भी हो सकती है। यह बिल्कुल भी आवश्यक नहीं है कि उसकी दोनों ही गति समान हो। किसी में सामाजिक विकास बड़ी द्रुत गति से होता है तो किसी में नैतिक या अन्य प्रकार का विकास तेजी से होता है। विकास को वृद्धि से सर्वथा पृथक नहीं किया जा सकता। वृद्धि और विकास को सर्वथा पृथक नहीं किया जा सकता। वृद्धि किसी अंग विशेष की होती है और विकास समूचे शरीर का होता है। हम देखते हैं कि व्यक्ति या मनुष्य की ऊंचाई 4 से 5 फुट हो जाती है, यह वृद्धि है, और विकास का अंग भी है। इसी प्रकार वजन 100 पाउंड से 110 पाउंड हो जाता है, यह भी वृद्धि है और यह विकास का भी अंग है। इसी प्रकार शरीर के जिन जिन अंगों में वृद्धि होती है उन सब के सामान्य रूप को विकास कहेंगे। अब हम देखते हैं विकास की विभिन्न अवस्थाएं। शैशवावस्था। शैशवावस्था बालक का निर्माण काल है। यह अवस्था जन्म से 5 वर्ष तक मानी जाती है। पहले 3 वर्ष पूर्व शैशवावस्था और 3 से 5 वर्ष की आयु उत्तर शैशवावस्था कहलाती है। न्यूमैन के शब्दों में
5 वर्ष तक की अवस्था शरीर तथा मस्तिष्क के लिए बड़ी ग्रहणशील होती है। न्यूमैन साहब क्या बोलते हैं कि जो 5 वर्ष की अवस्था है वह शरीर तथा मस्तिष्क के लिए बड़ी ग्रहणशील होती है। और फ्रायड साहब कहते हैं कि मनुष्य को जो कुछ भी बनना होता है वह 4-5 वर्षों में बन जाता है। बड़े ही सरल और स्पष्ट परिभाषा इन्होंने दी है शैशवावस्था की। उन्होंने कहा है कि मनुष्य को जो कुछ भी बनना है वह शैशवावस्था की इन्हीं 4-5 वर्षों में बन जाता है। बालक के जन्म लेने के उपरांत की अवस्था को शैशवावस्था कहते हैं। यह अवस्था 5 वर्ष तक मानी जाती है। नवजात शिशुओं का औसत आकार 19.5 इंच तथा भार लगभग 7.5 पाउंड होता है। अब हम देखते हैं बाल्यावस्था। शैशवावस्था के बाद बाल्यावस्था का आरंभ होता है। यह अवस्था बालक के व्यक्तित्व के निर्माण की होती है। बालक का व्यक्तित्व का निर्माण बाल्यावस्था में ही होता है। बालक में इस अवस्था में विभिन्न आदतों, व्यवहार, रुचि एवं इच्छाओं के प्रतिरूपों का निर्माण होता है। बालक के व्यक्तित्व का निर्माण काल ही बाल्यावस्था है। ब्लेयर, जोन्स एवं सिम्पसन कहते हैं कि शैक्षिक दृष्टिकोण से जीवन चक्र में बाल्यावस्था से अधिक कोई महत्वपूर्ण अवस्था नहीं है। क्या कहते हैं कि जो शैक्षिक दृष्टिकोण है जीवन चक्र में बाल्यावस्था से अधिक कोई महत्वपूर्ण अवस्था नहीं है। जो शिक्षक इस अवस्था के बालकों को शिक्षा देते हैं उन्हें बालकों का उनकी आधारभूत आवश्यकताओं का, उनकी समस्याओं एवं उनकी परिस्थितियों की जानकारी होनी चाहिए जो उनके व्यवहार को रूपांतरित और परिवर्तित करती है। इन अवस्थाओं के बालकों को शिक्षा देने के लिए उस शिक्षक को संपूर्ण जानकारी होनी चाहिए उनकी परिस्थितियों, उनकी संवेगात्मक भावनाओं एवं उनकी आदतों के बारे में, तभी वह शिक्षक सफल हो सकता है। कोल व ब्रूस कहते हैं कि बाल्यावस्था को जीवन का अनोखा काल कहा जाता है। वास्तव में माता पिता के लिए बाल विकास की इस अवस्था को समझना कठिन है और बाल्यावस्था जीवन का वास्तव में अनोखा काल है और इसी अवस्था में विभिन्न परिवर्तन भी होते हैं और आदतों का विकास भी होता है। अब हम देखते हैं किशोरावस्था। बाल्यावस्था के समापन अर्थात 13 वर्ष की आयु से किशोरावस्था आरंभ होती है। इस अवस्था को तूफान एवं संवेगों की अवस्था कहा गया है। हैडो कमेटी की रिपोर्ट में कहा गया है कि 11-12 वर्ष की उम्र में बालक की नसों में ज्वार उठना आरंभ हो जाता है। जो हैडो कमेटी है उसने अपनी रिपोर्ट में प्रस्तुत किया है कि जब 11-12 वर्ष की उम्र में पहुंच जाता है तब बालक की नसों में ज्वार उठना प्रारंभ हो जाता है। इसे किशोरावस्था के नाम से पुकारा जाता है। यदि इस ज्वार का बाढ़ के समय ही उपयोग कर लिया गया एवं इसकी शक्ति और धारा के साथ नई यात्रा आरंभ की जाए तो सफलता प्राप्त की जा सकती है। जर्सील्ड कहते हैं कि किशोरावस्था वह समय है जिसमें विचारशील व्यक्ति बाल्यावस्था से परिपक्वता की ओर संक्रमण करता है। जर्सील्ड क्या कहते हैं कि किशोरावस्था वह समय है जिसमें विचारशील व्यक्ति बाल्यावस्था से परिपक्वता की ओर संक्रमण करता है। किशोरावस्था में विचारों की भरमार होती है और बालक के मन में विभिन्न विचार उत्पन्न होते हैं और वह हमेशा ही विचारशील बना रहता है। तो किशोरावस्था वह समय है जिसमें विचारशील व्यक्ति बाल्यावस्था से परिपक्वता की ओर संक्रमण करता है। किशोरावस्था में बालकों और बालिकाओं में क्रांतिकारी शारीरिक, मानसिक, सामाजिक और संवेगात्मक परिवर्तन होते हैं। किशोरावस्था को परिवर्तन का काल भी कहा जाता है साहब। परिवर्तन ही किशोरावस्था की सर्वप्रमुख विशेषता मानी गई है। इन परिवर्तनों के संबंध में 2 सिद्धांत प्रचलित हैं, आकस्मिक विकास का सिद्धांत और क्रमिक विकास का सिद्धांत। अब हम देखते हैं किशोरावस्था की विलक्षणताएं एवं उनका मनोविज्ञान। बिग और हंट महोदय कहते हैं कि किशोरावस्था की विशेषताओं को सर्वोत्तम रूप से व्यक्त करने वाला एक शब्द है परिवर्तन। जैसा कि हमने कहा था कि परिवर्तन ही किशोरावस्था की सर्वप्रमुख विशेषता हो सकती है। परिवर्तन
शारीरिक, सामाजिक और मनोवैज्ञानिक होता है। किशोर अवस्था की विलक्षणताएं निम्नलिखित होती हैं: शारीरिक विकास, मानसिक विकास, स्वतंत्रता व विद्रोह की भावना, समूह को महत्व, व्यवसाय का चुनाव, ईश्वर व धर्म में विश्वास, घनिष्ठ तथा व्यक्तिगत मित्रता, स्थिति व महत्व की अभिलाषा, समाज सेवा की भावना, काम शक्ति की परिपक्वता, अपराध प्रवृत्ति का विकास, व्यवहार में विभिन्नता, जीवन दर्शन का निर्माण, रुचियों में परिवर्तन एवं अस्थिरता, स्थिरता एवं समायोजन का अभाव। अब हम देखते हैं विकास की अवधारणा का अधिगम से संबंध। जो विकास की अवधारणा है उसका अधिगम से क्या संबंध है? शारीरिक दृष्टि से स्वस्थ व परिपक्व बालक सीखने में रुचि लेते हैं। जो शारीरिक दृष्टि से स्वस्थ बालक है एवं परिपक्व है वह सीखने में रुचि लेते हैं, जिससे वे शीघ्रता से नवीन बातों को सीख लेते हैं। कुछ लर्निंग करने के लिए, कुछ अधिगम करने के लिए बालक का स्वस्थ होना एवं परिपक्व होना जरूरी है। इसके विपरीत कमजोर व बीमार अपरिपक्व बालक सीखने में कठिनाई का अनुभव करते हैं। जो बालक शारीरिक दृष्टि से परिपक्व है वह शीघ्र ही सीखता है एवं जो बालक शारीरिक दृष्टि से कमजोर है या बीमार है उसको सीखने में कठिनाई होती है या वह सीखने में कठिनाई का अनुभव करता है। छोटी कक्षा में पढ़ने वाले बालकों के लिए शारीरिक स्वास्थ्य व परिपक्वता का विशेष महत्व होता है, जिससे वे पुस्तक, कलम, कॉपी आदि ठीक ढंग से पकड़ सकें। बालकों के शारीरिक स्वास्थ्य व परिपक्वता के अनुरूप ही उन्हें नवीन बातें सिखानी चाहिए। स्वस्थ बालक ही का विकास तेजी से होता है। उसके विपरीत वह बालक जो शारीरिक रूप से कमजोर है, बीमार है, उसका विकास अवरुद्ध हो जाता है, जो विकास की गति में देखने को मिलता है।